Hello friends. In previous lecture we discussed regarding limiting reagent and two problems we solved. Let us revise once again the limiting reagent by solving exercise problem. It is given 23 number. Read the problem which is on your screen and see it is written in a reaction of A plus B2 gives AB2 and identify the limiting reagent if any. अगर लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं है तो आपको नहीं फाइंड करना है इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर. You are asked 5 questions. In first case, what is the limiting reagent? In second case, find out limiting reagent. In third case, find out limiting reagent. And similar way in 4 and 5. Okay. So, let us solve one by one. See, first one, you have to understand the reaction either in atomic form or in molecular, means mole form. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 mole of A react with 1 mole of B2 gives 1 mole of AB2. और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 atom of A react with 1 molecule of B gives 1 molecule of AB2. ठीक है, 1 atom of A react with 1 molecule of AB2 gives 1 molecule of AB2. या तो आप मोल कंसेप्ट में भी रिएक्शन बोल सकते हो या तो आप एटम मोलेक्यूल की लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल थिंग मोल कंसेप्ट. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 300 एटम्स ऑफ ए. इसको देखिए, 300 atoms of A and 200 molecules of B. अब देखिए स्टोक्योमेट्री, तो इसमें आप मोल और वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि मोल में नहीं दिया गया है, तो सीधा आप लॉजिकली देख के ही बताना होगा. रिएक्शन लिख लो, A plus B2 gives AB2. अब देखिए 1 एटम रिएक्ट विथ 1 मोलेक्यूल गिव्स 1 मोलेक्यूल. ठीक है, इसका कितने आपको एटम दिए गए हैं? 300 एटम्स ऑफ ए. मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं. 300 एटम्स ऑफ ए तो दिया गया है 200 मोलेक्यूल्स ऑफ बी. 200 मोलेक्यूल्स ऑफ बी. अब 300 एटम ए लेंगे तो 1:1 का ही रेशियो है, तो मुझे 300 ही बी चाहिए और सामने भी 1 ही है, 1 AB2, तो ये 300 लूंगा, ये 200 लूंगा, तो ये. अब वो कार वाला एग्जाम्पल याद करिए, सीधा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर आपको पूछा कि मुझे कितने AB2 मिलते तो मुझे 200 AB2 ही मिलते, क्योंकि मेरे पास ये कम है B2 और ये B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. एक एक्स्ट्रा ये भी पूछ सकते थे कि मेरे पास कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, तो ए जो है वो एक्सेस रिएजेंट है. अब पोज करके लिखते जाना, बाद में ये मिट जाएगा. बाद में आपको ये पूछते कि आपके पास कितने एटम ए के बचते, तो 300 मैंने ए लिए हैं, 200 मोलेक्यूल बी लिए हैं, तो 200 के सामने 200 ए यूज हो जाते, तो मेरे पास ए जो बचते तो ए लेफ्ट इज इक्वल टू, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आपको सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है और लिमिटिंग रिएजेंट आपका फर्स्ट का हो गया, ये रहा. देखिए ए इज द एक्सेस रिएजेंट रिमेन एंड बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा. ठीक है, ठीक है. तो ए लेफ्ट अगर आपको पूछते हैं तो 300 आपके पास है, 200 यूज हो जाएंगे, तो 100 एटम्स ऑफ ए जो है एक्सेस बचेंगे. पहला सॉल्यूशन खत्म, लिख लीजिए. चलिए मैं दूसरे के ऊपर चलता हूँ, ठीक से उसको पढ़िए पहले.
तो फर्स्ट का हमारा आंसर जो है वो है बी इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड ए इज एक्सेस रिएजेंट। कितना बचता है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं सेकंड का लेता हूँ, फिर से रिएक्शन लिखो, हर बार सॉल्यूशन करो स्लोली स्लोली। B2 गिव्स Ab2। अब आपको 2 मोल जो है इसकी स्टोक्योमेट्री है 1 1। मुझे दिए गए हैं 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। तो मैं रेशियो निकालूंगा 2 डिवाइडेड बाई 1, जो मैंने स्टेप्स दिए हैं, ये 3 डिवाइडेड बाई 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। तो कौन कम है? कम है ये 2 ना, कम कौन है? 2। तो ये जो A है यहाँ पे इस में मेरा A आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, B आएगा B2, दैट वन इज द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। सेकंड का आंसर क्लियर, जिसका रेशियो कम मोल और स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का, वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें भी पूछ सकते हैं कि कितना एक्सेस बचेगा, तो ये 1 मोल के सामने मुझे 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल में ए लूँगा तो 2 मोल B2 यूज़ होगा, तो मेरे पास B2 जो बचेगा वो 1 मोल बचेगा। आप सोचिएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। ये सेकंड का सॉल्यूशन लिख लीजिए, आंसर है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, दैट वन इज for second, that is A is limiting reagent। तो यहाँ पे लिख सकते हो B is access reagent। ठीक है, थर्ड में आपको क्या दिया है, आप क्वेश्चन पहले लिख लिए, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B। 100 एटम्स ऑफ A, लिखिए एक बार रिएक्शन, A प्लस B2 गिव्स Ab2। ठीक है, ये भी 100 एटम्स, ये भी 100 एटम्स। ठीक है, तो 1 एटम एंड 1 मोलिक्यूल का स्टोक्योमेट्री है, तो 100 के सामने 100 यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं तो एक्सेस है, ना ही तो कोई, यहाँ मोल वाला नहीं लगा सकते क्योंकि आपको लॉजिकली पूछा है एटम। ठीक है, तो सीधा ना ही कोई एक्सेस है, ना ही कोई लिमिटिंग। तो थर्ड केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब फोर्थ, 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। अब आपको पता चल जाना चाहिए, चलिए मैं फोर्थ का कैलकुलेशन करता हूँ, A प्लस B2, ये 2.5 मोल है ना, वो B नहीं है, B2 है, आप उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, 2.5 मोल B2, A प्लस B2 गिव्स Ab2। अब देखिए आपको इसके दिए हैं 5 मोल और इसके दिए 2.5 मोल्स। अब रेशियो ले लो स्टोक्योमेट्रिक के साथ, 5 डिवाइडेड बाई 1 और 2.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कम आएगा 2.5। तो इस केस में B जो है वो आपका LR है, A जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, आपको इतना ही ढूंढना है, तो ये छोटा रेशियो है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये सॉल्यूशन भी हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। चलो आंसर आ गया फोर्थ का। चलिए फिफ्थ में पढ़िए, आपको 2.5 मोल A दिया है, तो अगर फोर्थ आ गया है तो फिफ्थ आप इजीली कर सकते हो, सिर्फ मोल को चेंज कर दिया है। फोर्थ में क्या था, 5 मोल A 2.5 मोल B। अब यहाँ क्या है, 2.5 मोल A 5 मोल B, स्टोक्योमेट्रिक तो दोनों की सेम है 1 1। तो अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर लेना, उसमें आएगा A लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो एक्सेस रिएजेंट भी साथ में लिखिए, अगर B लिमिटिंग रिएजेंट है तो A एक्सेस है। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इन अवर एक्सरसाइज, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 24। ठीक है,
तो उस प्रॉब्लम में हम चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसको जरा ठीक से पढ़िए। हमें कोई हरी नहीं है इसमें, आराम से पढ़िए। आपको एक रिएक्शन दिया है इन बैलेंस से, पहले तो बैलेंस कर लो। ये पहले मैं बैलेंस लिख ले आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, इम्बैलेंस को बैलेंस कर लो, क्योंकि जब भी आप LR कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट लगाएंगे तो मुझे बैलेंस रिएक्शन चाहिए, ट्वाइस NH3। तो यहाँ पे 3 लगा लो, स्टोक्योमेट्री आएगी 1 3 2, प्रोडक्ट की 2, ठीक है। अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड, है ना। पहले बैलेंस कर लेना रिएक्शन। And which are the 3 questions? First one is calculate the mass of ammonia by using 2000 gram nitrogen and 1000 gram of dihydrogen। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेकंड उसके ही रिलेटेड, which one is limiting reagent, which one is excess and how much it will remain। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप अपने आप सोल्व कर सकते हो अगर आपने ठीक से वो किया है तो। दूसरा क्वेश्चन है विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। अगर LR-ER कंसेप्ट है, दोनों में एक ज्यादा है और एक कम है, तो हो सकता है। इफ यस देन विच वन एंड हाउ मच। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लीजिए पहले, बाद में सॉल्यूशन में आप जैसे मैं आपको बोलता हूं वैसे आप सॉल्यूशन करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। पहले रिएक्शन लिख लो। चलो बैलेंस रिएक्शन वो हमारा पहला स्टेप। Balance reaction is our first step, and write down that nitrogen gas plus 3 hydrogen gas gives twice NH3। बहुत ही स्लोली देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कितना दिया है आपको भाई साहब? कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस्ड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको दिया है 2000 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना दिया है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², मतलब कि 1000 ग्राम। इसका मोल निकालिए, तो 2000 डिवाइडेड बाई 28 करो, 2000 डिवाइडेड बाई 28 कितने मोल्स आते हैं? कर लिया आपने डिवीजन। 2000 डिवाइडेड बाई 28 क्या आ रहा है? 71.43। तो इसका मोल जो होगा वो 71.43 होगा, और यहाँ पे मोलार मास होगा 2, तो इसका मोल होगा 500। अब रेशियो ले लो, 71.43 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 71.43, और यहाँ पे आएगा 500 डिवाइडेड बाई 3। 500 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना आएगा? 166.67। यह आएगा 166.67, ठीक है। तो ये रेशियो है 71.43, ये है 166.67। दोनों में से कम कौन है? ये 71 वाला। तो पहला आंसर आपको मिल गया कि आपके रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम रेशियो है, मतलब कि नाइट्रोजन इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया है,
2000 डिवाइडेड बाई 28, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। फिर उसका रेशियो, देन हियर नाइट्रोजन इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट, फर्स्ट आंसर। तो एक्सेस रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, तो एक्सेस रिएजेंट ही अनरिएक्टेड रहेगा। तो सेकंड का आंसर आप दे सकते हो, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस, हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड बिकॉज इट इज एक्सेस रिएजेंट। और फर्स्ट में आपको ये पूछा है कि हाउ मच एमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। तो माय डियर फ्रेंड, एमोनिया कितना बनेगा वो एलआर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ग्राम का रेशियो लगाना चाहो कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स हाउ मच, NH3 का मोलार मास है 17 ग्राम और 2 मोल है तो 34 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, ये भी आप लगा सकते हो ना ऐसे, 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम एमोनिया, देन 2000 ग्राम गिव्स हाउ मच? तो सीधा ग्राम में आंसर आएगा। अगर मोल वाला रेशियो लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो कि 71.43 मोल्स गिव्स 2 मोल्स, ये 2 मोल्स है। देन सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल एमोनिया, देन 71.43 गिव्स हाउ मच मोल एमोनिया? मोल एमोनिया मिलेगा, उसका मास फाइंड कर लीजिए। तो आप ग्राम में भी आंसर डायरेक्ट ला सकते हो। तो आपको एमोनिया का मास पूछा है, हाउ मच मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस, तो हम लोग ग्राम वाला ही रेशियो लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहां पे देखिए कितना आपको दिया है, 28 ग्राम अगर आप नाइट्रोजन यूज करते हो तो आपको 34 ग्राम एमोनिया मिलता है, 34 ग्राम एमोनिया मिलता है ना। अगर आप 2000 ग्राम नाइट्रोजन का यूज करते हो तो आपको कितना एमोनिया मिलेगा? मोल से भी आप जा सकते हो, ग्राम से भी जा सकते हो। तो करिए 2000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 34 हो गया और डिवाइडेड बाय 28 कितना हुआ? 2425.5 ग्राम, 28.55 को 6 कर दीजिए राउंड फिगर में। अगर इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एमोनिया मिलेगा। ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया, 2428.6 ग्राम राउंड फिगर में लिख सकते हो। कैलकुलेटर में आएगा 57 ग्राम, तो ये 6 ग्राम राउंड फिगर में मैंने कर दिया। अब थर्ड में आते हैं कि कितना हाइड्रोजन जो है वो बचेगा। तो पहले हमें ये फाइंड करना है कि कितना हाइड्रोजन यूज होगा। अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूं, N2 मीन्स 28 ग्राम नाइट्रोजन, नेक्स्ट स्टेप में चले जाइए। तो हाइड्रोजन में 3 मोल यूज करता हूं तो 6 हाइड्रोजन, मतलब कि 6 ग्राम यूज कर रहा हूं। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा 2000 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना यूज होगा? चलिए ये कैलकुलेशन करिए, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 28, तो हाइड्रोजन यूज होगा 428.57 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन के सामने हमको दिया है कितना हाइड्रोजन? 1000 ग्राम। तो ये 1000 में से माइनस कर लो। लास्ट स्टेप जो है मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, वो कर लेना, ठीक है। ये रहा
रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस 1000 माइनस 428.57 कितना मिलेगा? 571.43 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन बच जाएगा, मतलब कि वो यूज नहीं होगा। ये आपका लास्ट स्टेप है। समझ में आ गया पहले प्रॉब्लम पूरा? आप मोल से भी जा सकते हो, ये इतना मोल मुझे इतना मोल देगा, तो ये मोल है हाउ मच, तो मोल को बाद में आपको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टेप बढ़ जाएगा। तो सीधा मैंने ग्राम ग्राम का रेशियो ले लिया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर, ये तीनों का आंसर है आपके सामने, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में चलते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज concentration terms. So let us discuss about concentration term. My dear friends, concentration terms जो है वो बहुत ही केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत काम आता है, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत काम आता है। तो एक्चुअली तो आपको समझना है कि concentration टर्म क्या होती है। इससे पहले concentration का मतलब क्या होता है। जनरली इन केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद सॉल्यूशंस। ज़्यादातर हमें लैब में काम करना होता है। आप लेबोरेटरी की विजिट करिए, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी की विजिट करिए, तो वो लोग सॉल्यूशन के साथ काम करते हैं। और सॉल्यूशन की जब बात आती है तो कंसंट्रेशन टर्म की बात आएगी। जैसे आप चाय पीते हो तो ऐसा बोलते हो कि मुझे इसमें शुगर कम चाहिए, चाय की पत्ती ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर कोई सब्जी या तो कोई स्पाइसी फूड लेते हो तो मुझे थोड़ा तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, तो उसमें आर्बिट्ररीली चलता है कि ज़्यादा कम ज़्यादा कम। लेकिन मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल में, जब आप लोशन, लिनीमेंट, इंजेक्शंस, टैबलेट उसका यूज़ करते हो तो परफेक्ट कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं कम। अदरवाइज उसकी जो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट है, हीलिंग इफेक्ट है, उसकी साइड इफेक्ट भी बढ़ जाएगी और वो जो है ठीक तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इन मेडिसिनल केमिस्ट्री द कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में डिफाइन होता है, और जितना भी कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। सोल्यूट मतलब कि मानो कि मैंने पानी में शुगर डाली, शुगर को डिसोल्व कर दिया, तो शुगर मेरे लिए सोल्यूट है, पानी सॉल्वेंट। अगर आपने पानी में थोड़ा सोल्ट डाल दिया, सोल्ट डिसोल्व इन वाटर, तो सोल्ट सोल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का एक मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट always less amount present in a solution and solvent always more amount present in the solution always, okay। सोल्यूट जो है सॉल्यूशन में 1 2 3 हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट एक ही हो सकता है, ठीक है। पानी में आप शुगर भी डाल सकते हो, सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेमन जूस के ड्रॉप भी डाल सकते हो, ठीक है, स्पाइसेस कंडीमेंट भी डाल सकते हो, तो ये सब सॉल्यूट है। लेकिन जिसमें भी, तो अगर मैं आपको सॉल्यूट की डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ कि द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट को अगर मैं बोलना चाहूँ तो कैसे, द सॉल्यूट, the substance which dissolve the solute, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। नहीं समझ में आया? देखिए, पानी में शुगर डालते हो तो शुगर सॉल्यूट है, मतलब जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है। द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व दैट इज सॉल्यूट, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व दैट इज सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या है कि अगर आपको मास दिया गया है या तो वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का या तो सॉल्वेंट का, तो इसमें आप कितना मास या मोल्स या वॉल्यूम, ये 3 यूनिट में सॉल्यूट को मेजर किया जाता है, सॉल्यूट का डालते हो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इन सिंपल लैंग्वेज कंसंट्रेशन बुक में डेफिनेशन नहीं है, आपको समझ में आए इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे कि मास या तो मोल्स या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास या तो वॉल्यूम ऑफ आइदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो सभी कंसंट्रेशन टर्म में हमें नीचे सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम लेना होता है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म में हमें
सॉल्वेंट का मास, ऐसे एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसको बोलते हैं मोलालिटी, जिसमें हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं। ऊपर तो पहले मैंने क्या बोला, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ सोल्यूट। तो सोल्यूट ऊपर ही रहेगा, सॉल्वेंट नीचे ही आएगा, ठीक है, या तो सॉल्यूशन नीचे रहेगा। तो ये सिंपल रेशियो है, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं कि कितना सॉल्यूट आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में डाला है। जैसे कि मेरे पास 500 ml वाटर है, मैं उसमें 1 चम्मच शुगर डालूँ, 2 चम्मच डालूँ, 3 चम्मच डालूँ, जैसे जैसे शुगर प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ओके, यूनिट कितनी है, मैं अपने हिसाब से यूनिट को 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो एक है ग्रुप ए, इसमें ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी, ये 4 यूनिट मैंने ग्रुप ए में रखे हैं जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। और ग्रुप बी जो है, यहाँ पे बी लिखना है, ग्रुप बी जो है उसमें मास रिलेटेड सब है। देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड पीपीएम मास टू मास। ओके, पीपीएम मीन्स पार्ट पर मिलियन। तो सभी टर्म हमें अभी नहीं स्टडी करनी है। इन 11th स्टैंडर्ड ओनली 3 टर्म्स आर देयर, रिमेनिंग टर्म्स वी हैव टू स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। ओके, तो ग्रुप ए मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से वॉल्यूम जो है डिक्रीज और इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। और ग्रुप बी में मैंने जितनी टर्म लिखी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें 11th में कितनी टर्म स्टडी करनी है, एक तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट, ये मोल फ्रैक्शन, ये ग्रुप बी में से 2, और एक ये मोलारिटी। बाकी और 2 टर्म है जो पीपीएम, एक आती है पीपीएम मास टू वॉल्यूम, और पीपीएम वॉल्यूम टू वॉल्यूम, और एक टर्म होती है पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। तो ये सभी टर्म 12th में भी नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ नोट नहीं की है। तो ये वॉल्यूम रिलेटेड है तो ये ग्रुप ए में आएगी। पार्ट पर बिलियन जो है वो उसके भी पार्ट पड़ेंगे कि वे मास टू मास आप डिटेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से। तो मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, ठीक है। तो अब हम 1-2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। See my friend, let us discuss the first concentration term and that is mass percent and it is called percentage weight by weight। बहुत ही easy term है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए क्या बोलती है ये टर्म, it is the weight of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट आपका कितना है, हाँ जी, हंड्रेड ग्राम है ना, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में आप कितना सोल्यूट डालते हो उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला में बनाना चाहो तो परसेंटेज वेट बाय वेट, तो कितना आप सोल्यूट लेते हो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला में आप, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी मॉडिफाई हो सकता है कि अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो उसमें कुछ वेट जो है सॉल्यूट का है, तो ये फॉर्मूला जो ऊपर वाला ये नंबर 1 उसको मॉडिफाई करके वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों ग्राम में मेजर होते हैं। डेफिनेशन आप देख लो, हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए ये 2 फॉर्मूला पहले लिख लिया। चलिए हम उसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, 30% वेट बाय वेट यूरिया
उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, 30% वेट बाय वेट यूरिया का मतलब क्या है कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और ये भी बोल सकते हैं कि 30 ग्राम यूरिया डिसोल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर एंड टोटल वॉल्यूम बिकम्स, टोटल वेट बिकम्स 100 ग्राम। बात समझ में आ गई? तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल को ठीक से पढ़िए। और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, 2 ग्राम मैंने सोल्यूट डाला है, सॉरी वाटर लिया है मैंने 18 ग्राम। तो आपको पूछा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करो। कुछ नहीं है, देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ जो है ये फॉर्मूला का मैंने यूज़ किया है परसेंटेज वेट बाय वेट। और अगर दोनों का वेट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, टोटल सॉल्यूशन का वेट दिया है तो नंबर 1 यूज़ करो। तो ये रहा आपके सामने, एकदम सिंपल वो है। देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट, सोल्यूट का वेट, ये टोटल वेट डाल दिया, 18 ग्राम मुझे सॉल्वेंट दिया है, 2 ग्राम सोल्यूट दिया है, टोटल 20, 10% वेट बाय वेट मेरे सामने आंसर आ गया। बहुत ही इजी टर्म है। अब ये करिए होमवर्क में, इसमें पूछा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम और 30% वेट बाय वेट दिया है। तो आप इसका ऐसे यूज़ करना, 30% वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वेट कितना दिया है आपको 7.5 ग्राम, तो यहाँ पे रख दीजिए सॉल्यूशन का वेट, फॉर्मूला नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब क्या करेंगे, W इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो वेट W आएगा वो सोल्यूट का वेट आएगा। पूरा सॉल्वेंट आपको 7.5 ग्राम दिया है, उसमें से सोल्यूट का वेट माइनस कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये एक और दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए कि मेरे पास 0.2 मोल ग्लूकोज है, उसको मैंने डिसोल्व किया है 64 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। पहले तो मेरे पास 0.2 मोल्स ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलार मास है 180। पहले तो वेट ऑफ ग्लूकोज निकाल लो, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 180, 180 मीन्स मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, तो कितना होगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो 36 ग्राम होगा। अब कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आ गया आपके सामने, ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 36 ग्राम। अब फॉर्मूला में वैल्यू रखो 60 ग्राम। अब सॉल्यूशन का वेट निकाल लो, 36 ग्राम सॉल्यूट है, 64 ग्राम सॉल्वेंट है, टोटल हुआ 100 ग्राम। तो अब फॉर्मूला में वैल्यू डालिए। अब यहाँ पे नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 36 सॉल्यूट और 64 सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का हुआ 100। अब कैसे दोनों वैल्यू फॉर्मूला में डाल दो, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या करेंगे आप, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिला 36 मल्टीप्लाइड बाय 100, वॉल्यूम कितना मिला सॉल्यूशन का 100 ग्राम, 100 100 कैंसिल आउट, तो ये रहा आपका आंसर 36% वेट बाय वॉल्यूम। अब लास्ट टर्म आज की मोलारिटी बाद में डिस्कस करेंगे, और वो है आपको मोल फ्रैक्शन समझाना है। बहुत ही अच्छी टर्म है मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी बार हमें यूज़ भी करना है मोल की तरह। तो मोल फ्रैक्शन जो है एक सिंपल रेशियो है, किसका रेशियो है, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट ले लो, और टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मानो कि सॉल्यूशन में 3-4 कंपोनेंट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट, चलो हमने उसमें शुगर डाला, सोल्ट डाला, तो 3 कंपोनेंट हुए, 4 कंपोनेंट हुए। मेजोरिटी हम बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब कि एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट ऐसा करते हैं। तो लेट अस कंसीडर वन बाइनरी। तो मैं ये मोल फ्रैक्शन एक सिंपल रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो क्या है इसमें, तो चलिए हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, मतलब कि एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। मानो कि मैंने पानी में शुगर डाल दी, डिसोल्व कर दी, तो शुगर है सोल्यूट एंड कितनी डाली है वो भी हमारे पास डेटा है। तो आप ये 2 एक सोल्यूट, चलो मैं सपोज कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन में A सोल्यूट है B सॉल्वेंट है। मैंने सोल्यूट का वेट WA ग्राम डाला है, सॉल्वेंट मैंने लिया है WB ग्राम।
अब मुझे दोनों का मोलार मास पता है, मानो कि सोल्यूट जो है उसका ma ग्राम पर मोल है, इसका mb ग्राम पर मोल है। मैंने ए सोल्यूट जो है ए से डिनोट किया है, सॉल्वेंट बी से डिनोट किया है। इसका जो मोल है, मोल ऑफ ए इज नथिंग बट वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ए। मोल्स ऑफ बी इज नथिंग बट वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ बी। दोनों का डेटा मेरे पास है। अब दोनों का मोल फाइंड करने के बाद आप टोटल मोल फाइंड कर लो, Na प्लस Nb। टोटल मोल फाइंड कर लिया। अब आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज नथिंग बट मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज नथिंग बट मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो जनरल फॉर्मूला में अगर बोलूं तो किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसी सब्सटेंस का मोल लेना है और बाद में उस सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस है उसके टोटल मोल से डिवाइड करना है। ये जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो एक अमेजिंग फैक्ट हमारे सामने आता है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। जितने मोल फ्रैक्शन हो गए, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट या अनेक कंपोनेंट, लेकिन जब भी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो टोटल एक ही आएगा। अगर टोटल एक नहीं आता है तो मोल फ्रैक्शन रॉन्ग है। तो ये एक फैक्ट मैंने नोट किया है। मानो कि हमने 2 कंपोनेंट लिए, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ए के मोल फ्रैक्शन बी के उसका सम 1 ही आएगा ऑलवेज। तो अगर आपको एक का पता है, मोल फ्रैक्शन ए का पता है तो 1 माइनस एक्स बी, सॉरी बी का पता है तो 1 माइनस एक्स बी करके एक फाइंड कर सकते हो। आपको मोल फ्रैक्शन ए का पता है तो एक्स बी कैसे फाइंड कर सकते हो, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, चलो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट है ए बी सी और उसके मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड किए एक्स ए एक्स बी एंड एक्स सी। तो फैक्ट क्या होगा कि तीनों का सम जो है वो 1 हो जाएगा। चलिए हम कोई ऐसा सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं कि जिसमें n कंपोनेंट है, पता ही नहीं है कितने, तो सबका टोटल समेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। जो भी कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन 0 कभी नहीं होगा, 0 से ज़्यादा ही होगा और 1 से कम ही होगा, क्योंकि सबका टोटल 1 आ रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आप जरा नोट करिएगा, बुक में नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। और कभी आप ऐसा बोले कि एक कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 0, उसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे कि एक कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कंपोनेंट ही है और कुछ दूसरा उसमें है नहीं। मैं अगर पानी ले लेता हूँ उसमें कुछ डालता नहीं हूँ तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 है। सिर्फ 2 चम्मच शुगर ही ले लेता हूँ, पानी नहीं डालता हूँ तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 है। ठीक है, अगर पानी है, शुगर एब्सेंट है तो मैं बोलूँगा कि शुगर का मोल फ्रैक्शन 0 है, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि वो एक सिंपल रेशियो है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ बोला है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ NaOH। मैंने उसको वाटर में डिसोल्व किया है, NaOH and water when 4 ग्राम NaOH dissolve in 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैंने वेट दे दिया है A, ये दिया है सॉल्वेंट वेट B। देखिए आप कॉलम कर लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल हमारी बुक में नहीं दिया है इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश की है। 2 सॉल्यूशन किसका है, वाटर में NaOH डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों का वेट कितना है, तो W ऑफ NaOH 4 ग्राम, वाटर का 180 ग्राम। अब मोलार मास आप फाइंड कर लीजिएगा, NaOH का 40 ग्राम पर मोल, वाटर का 18 ग्राम पर मोल। तीसरा स्टेप क्या है, दोनों का मोल फाइंड कर लो, दोनों का मोल फाइंड कर लो। ये रहा मोल आपकी स्क्रीन पर। मोल ऑफ NaOH इज 4 डिवाइडेड बाई 40, मोल ऑफ H2O 180 डिवाइडेड बाई 18। तो ये 180 डिवाइडेड बाई 18 ये 10 मोल आएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना ना, 18 मोल नहीं है, 10 मोल है। ठीक है, तो अब पूरा ऐड कर लो, टोटल मोल्स ऑफ NaOH और N2O 0.1 ये रहा और ये है 10, मैंने बताया करेक्शन कर लेना, ये 10, तो ये हुआ 10.1 टोटल। अब आई बारी मोल फ्रैक्शन की, तो x NaOH, तो x का NaOH का मोल कितना 0.1, टोटल कितना 10.1, और वाटर का मोल कितना 18। यहाँ पे भी गलती है, वाटर का मोल है 10 डिवाइडेड बाई 10.1, यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लेना, ये है 10। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 10.1 ये करेक्शन कर लेना ठीक से,
PDF में भी रहेगा ये करेक्शन, ठीक है। दोनों जगह पे गलती हो गई लिखने में। यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये 180 डिवाइडेड बाई 18, यहाँ पे 10 मोल आएगा। दूसरी जगह पे एक जगह पे लिखने में गलती है, ये जो है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10.1 आएगा, ठीक है। अब देख लो, चेक कर लो, 10 डिवाइडेड बाई, नीचे आंसर सही लिखा है, लिखने में ही गलती कर दी है। 10 डिवाइडेड बाई 10.1 सही है, 0.990 ही आएगा। तो दो जगह पे ध्यान में रखिएगा, ये 18 नहीं है, 10 है, ठीक है। तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आएंगे ये NaOH का, ये वाटर का। अब चेक कर लो राइट है कि रॉन्ग है, दोनों को ऐड करेंगे तो नियर अबाउट 1। अगर आपका टोटल 99.99 आता है, 99.98 आता है, तो आप सही है, गलत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने दिए, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं दिया है, पहले इसको आपको समझना है, क्योंकि बैक साइड हमें मोलारिटी के साथ मोल फ्रैक्शन को कंबाइन करके 1-2 प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, ठीक है। और फिर से तीसरी बार बता दूं कि ये 10 है, और जो यहाँ पे मोल है ये 18 नहीं है, ये भी 10 है। 180 डिवाइडेड बाई 18, 10। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।